ये फ्रेंड क्वेश्चन थोड़ा-सा कट गया था मुझसे। तो इसमें ज़ीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज की बात हो रही है, प्रिजर्विंग पेरिसेबल इसमें इवेपोरेशन कूलिंग की जाती है, क्योंकि ताकि उसका जो है इवेपोरेशन कम हो और वो राइप जल्दी ना हो। उसका राइपेनिंग पीरियड बढ़ा दिया जाता है और वो देर से पकती है, तो उसके लिए टाइम मिल जाता है, एक्सपोर्ट करने में टाइम मिल जाता है और स्टोरेज में इसीलिए रखा जाता है कि इवेपोरेटिव कूलिंग कम होती है। यहाँ पे एक हैक्स ट्रिक ये भी है कि आप देख रहे हो ये दोनों सेम दिख रहा है, ईएफ ईएफ इस तरीके के क्वेश्चंस में आप इजीली पकड़ सकते हो कि इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन एक होगा, तो आप 50-50 वैसे भी पहुँच सकते हो। तो ये हमेशा काम नहीं आती हैं, लेकिन बाय द वे अगर आप कहीं कुछ लैग कर रहे हो कि हाँ, क्या लगाएँ 50 पहुँच गए हैं, तो ज़्यादातर चांस है कि आप ऐसे 50-50 पे पहुँच जाओगे वो बढ़िया है, अदरवाइज़ आप तुक्का लगा रहे हो रैंडम, वो नहीं सही है, बल्कि ऐसे इंटेलिजेंस गेस करके, अपने नॉलेज का यूज़ करके इसको लगा सकते हो। एक क्वेश्चन अगला है बैसिलस थोरिजिनेंसिस, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, मैं ओवरथिंक कर लिया था। इसमें बैसिलस थोरिजिनेंसिस एक बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन है, ये सॉइल का बैक्टीरिया जो है उसमें अंदर डाल दिया जाता है, इसमें जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप बनाई गई है बीटी कॉटन। तो ये सॉइल बैक्टीरियम है, ये क्या है? सॉइल बैक्टीरियम है, इसको बहुत ध्यान देना है कि जैसे वहाँ पे क्वेश्चन में डाल दिया कि ये कहाँ से बैक्टीरियम है, ये सॉइल बैक्टीरिया है। ये रेसिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है, किसके प्रति? एक अमेरिकन बोलवर्म है, पिंक बोलवर्म है, ठीक है? उसके प्रति ये क्या होता है कि रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ये कीट उस पे नहीं लगते हैं और ये सकिंग पेस्ट है, जो ये पेस्ट बता रहे हैं, ये सकिंग पेस्ट है, जैसे एफिड है, जेसिड है, व्हाइट फ्लाई से प्रोटेक्शन। इसके प्रति ये आपको वहाँ पे दे देगा, इसके प्रति ये कि रेसिस्ट अ, रेसिस्ट रेसिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको एफिड, जेसिड और व्हाइट फ्लाई ये तीनों के प्रति नहीं रहेगा, ये सिर्फ अमेरिकन बॉलवर्म, कॉटन बॉलवर्म, ये पिंक बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म, ये तीनों के प्रति ये रेसिस्टेंट प्रोवाइड करवाएगा। इसमें पूछा गया था कि व्हिच पेस्ट इज इफेक्टिवली कंट्रोल्ड यूजिंग बैसिलस थोरिजिनेंसिस, यहाँ पे कैटरपिलर होगा। अगर ये फैक्टली एग्जैक्टली अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, इसमें ऑप्शन में मैं नन ऑफ द अबव लगा दिया था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था। इसका आंसर फ्रेंड कैटरपिलर है। तो यहाँ पे पेस्ट का पूछ रहा है, पेस्ट इज इफेक्टिवली कंट्रोल यूजिंग बैसिलस थोरिजिनेंसिस, तो यहाँ पे कैटरपिलर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में फ्रेंड इसमें ये बहुत इजी क्वेश्चन था। एक तरफ इसमें क्रॉप दे दी गई है, इसमें इसमें ये मिलाने वाला दे दिया गया था। जैसे चावल है, चावल क्या है? चावल में अनाज वाली है, ए का 3 हो गया तो आप इसको ऑप्शन को अपने ऑलरेडी एलिमिनेट तुरंत कर देंगे। और जूट है, जूट का आप जानते ही हैं रेशेदार है, जो एग्जैक्टली एकदम 100% श्योर है कि हाँ ये इसका ये है ही। तो डी का 1 में देखिए कहाँ पे है, इसमें देखिए डी का 1 नहीं है, यहाँ भी डी का 1 नहीं है, ऑलरेडी आपका उत्तर तुरंत जो है ये आ गया। यहाँ पे इस तरीके से बाकी और मिलाना आप मिला सकते हैं, लेकिन वहाँ पे तुरंत आप जो है वहाँ पे ये चीज़ करके आप निकल जाइए। जैसे ये नकदी फसल है और गन्ना जो है ये नकदी फसल है, गन्ना, और मूँगफली ये तिलहन फसल है। इसको ऐसे कर के आप तुरंत मिला करके आगे बढ़ जाएँगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गंधी बग। गंधी बग के बारे में सब कोई जानते हैं। गंधी बग किसमें लगता है? गंधी बग हमारा जो है ये राइस में लगता है। यही यही बहुत बड़ा ट्रैप मैं बता रहा हूँ आपको। ट्रैप क्या करेगा? एग्ज़ामिनर यहाँ पे ये ए या ऑप्शन ही नहीं देगा। आप जैसे मैंने देखा यहाँ पे कॉटन और मस्टर्ड और नन ऑफ द अबव, ये 3 ऑप्शन को मैंने तुरंत काट दिया था, क्योंकि ये होगा ही नहीं। मैं व्हीट को इसलिए छोड़ा, मैं बता रहा हूँ मुझे तो पता है कि ये राइस है, लेकिन व्हीट से क्वेश्चन वो इंसेक्ट पेस्ट 2 है, स्वैप कर सकता है। स्वैप मीन्स एक दूसरे को बदल सकता है। इंसेक्ट व्हीट का राइस वाले में, राइस का व्हीट वाले में, मैच द फॉलोइंग में देगा, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है, या यहाँ पे राइस की जगह आपको कोई कोई ऑप्शन ही नहीं देता। मान लो यहाँ पे बार्ले लिख दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वहाँ एग्जाम सिचुएशन में क्या करते हैं, वो कोई ऑप्शन ले लेंगे, लेकिन वो ई वाले ऑप्शन को जल्दी नहीं टिक करेंगे। तो आप एग्जामिनर कोशिश करता है जो आसान क्वेश्चन है उसी में ई वाला ऑप्शन सही करवाता है, और उसको जल्दी कोई टिक नहीं मारता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है। 100% श्योर है तो बात ठीक है कि हाँ ये सही है।
तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, आसान क्वेश्चन में ही वो ऑप्शन ई सही करवाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा पूछ रहा है कि ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर इन इंडिया, which method is employed to verify the genetic purity of seed lot when mandatory by regulatory standard। देखिए पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि क्या पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है ऐसे ये, तो इसमें कुछ ज़्यादा पूछा नहीं है, इसमें बस इतना इम्पोर्टेंट हमारा क्या था, इम्पोर्टेंट इसमें था कि जेनेटिक प्योरिटी, ये जेनेटिक प्योरिटी ऑफ सीड्स। तो जेनेटिक प्योरिटी ऑफ सीड्स जो है कैसे इसमें स्टैंडर्ड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड क्या है, तो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड इसमें ग्रो आउट टेस्ट है फ्रेंड। इसका ऑप्शन अगर देखो ये इसमें कोई लॉजिक हैक्स नहीं लगता है मैं, लेकिन इसमें ये भी बता रहा हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है। ऑप्शन एलिमिनेट हमको वहाँ पे आंसर सही करना है, इस तरीके के ऑप्शन में कभी भी ये ऑप्शन सही नहीं होता है, ठीक है, इसको ध्यान देना है। यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं सही होगा, इसको काट देंगे। क्रोमोजोम से रिलेशन ही कोई नहीं है, यहाँ सीड है यहाँ क्रोमोजोम है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए ओनली लगा है, वो भी जर्मिनेशन, तो सिर्फ जर्मिनेशन के लिए होगा ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। और बल्क सीड डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका प्लांट ब्रीडिंग का टॉपिक है और इसका रिलेवेंस इससे नहीं है, तो आपका फ्रेंड ऑप्शन बी ही बचता है। और देखिए ये सबसे अलग ऑप्शन लग रहा है, जहां भी इस तरीके का डैश दिखे वही ऑप्शन 90% फ्रेंड वो सही होता है। 90% मैंने उस केस में देखा है कि जहाँ पे डैश लगा है वो ऑप्शन सही होता है। ये तब आप अप्लाई करेंगे जब आपको नॉलेज नहीं है या आपको समझ नहीं आता क्या करें, आप 50-50 पहुंच गए और आपको ये चीज अगर दिख गया तो आप उसको टिक करके आ सकते हो। 90% चांस है कि वो आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि देखिए बहुत बड़ा इसमें घुमा करके बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर ग्रेडिंग ऑफ फ्रूट बेस्ड साइज एंड कॉमनली डिप्लॉयड इन गवर्नमेंट सपोर्टेड पैकेज हाउस अंडर द ऑपरेशन ऑफ ग्रीन स्कीम। ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहा है, इसे ऑप्शन में क्वेश्चन को देखते ही स्टूडेंट को क्या होता है, थोड़ा घबराहट होती है। तो ऐसे ऑप्शन को, ऐसे क्वेश्चन को देखते समय आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टर्म है जैसे यहाँ पे देखा ग्रेडिंग, हमको ग्रेडिंग ऑफ फ्रूट बेस्ड ऑन साइज यही बस ध्यान देना है। आप ऑप्शन को देखो यहाँ पे कितना बढ़िया वो किया गया है, मैंने वो इस तरीके से लिखा है एग्जामिनर। यहाँ पे ऑप्शन ई इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका आंसर तो 100% देना ही है, तो इसलिए ये कट गया। मॉइस्चर से कोई रिलेशन ही नहीं है क्योंकि वहाँ ग्रेडिंग की बात हो रही है, तो मॉइस्चर से कोई रिलेशन ही नहीं है। लेवलर एक बड़ा टर्म है, ये यूज कहाँ किया जाता है, ये जैसे फील्ड वूल्ड को करने में होता है, लेवल करने में, तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। विनोवर हो सकता था, विनोवर आदमी यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन बी वाला ऑप्शन आप एक बार देखिए, यहाँ पे ग्रेडर लिखा है और यहाँ पे ग्रेडिंग की ही बात हो रही है। और यहाँ पे बेल्ट है, कोई चीज बेल्ट होगी और इंक्लाइन डिक्लाइन होगी तो वो जब इस पे सामान डालेंगे कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट तो ग्रेडिंग करके अलग कर देगा, तो इसका ऑप्शन बी था, मैंने यही पिक्चर लगा करके इसको सॉल्व किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्वेश्चन सबसे, मुझे तो लगता है कि ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन को बस केवल थोड़ा धैर्यपूर्वक पढ़ना है। बागपत बता रहा है, यहाँ पे बागपत है और यहाँ पे दुर्गापुर राजस्थान की बात हो रही है, झारखंड रांची की बात हो रही है। अब स्टूडेंट एग्जामिनर क्या करता है, उसको स्टूडेंट को सोचने में मजबूर कर देगा कि ये चीज क्या है, हमको इससे मतलब ही नहीं है, हमारे क्वेश्चन में इसका आंसर ही नहीं पूछा है कि वो क्या चीज पूछ रहा है क्या नहीं, हमको बस पूछ रहा है कि इसमें कि ये जो आईसीआर और आईआरआई के किस बीज उपचार फार्मुलेशन पारंपरिक कवकनाशक फंजीसाइड से ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए चने में, यहाँ मेन क्वेश्चन यहाँ आया, चने में विल्ट सड़न को प्रभावी ढंग से कम कर दिया गया। सीधा क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछें कि रूट रॉट इन चिकपी एंड आउट परफॉर्मिंग कन्वेंशन फंजीसाइड कौन सा यूज होगा, तो देखिए फ्रेंड इसमें भी बहुत अच्छे से ट्रिक लगेगा, नन ऑफ द ऑप्शन नहीं देगा 100%। कभी भी जिसमें ऐसे अगर कोई चीज यूज हो रही है तो उसके लिए क्या करता है कि वो हमको ऑप्शन में देगा कि वो डाटा जरूर देगा, तो डाटा वाले ऑप्शन तो 100% सही होगा, तो ये 3 ऑप्शन कट गया। और यहाँ पे रेशियो दिया है तो ये आप एक पकड़ने का सबसे बड़ा चांस है। मैं पहले इसी पे लगाया था, मैं 50-50 पे पहुंच गया था और 50-50 पे पहुंचने के बाद मैं चीजें छोड़ता नहीं हूँ, उसको करना ही आपको भी करके आना है। आप दूसरा एक बार देखिए उसमें आईआरआई आईसीआर सीड ड्रेसिंग ये चीजें एकदम रिलेवेंट है, इससे रिलेशन है, इसमें कोई गलती नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने ऑप्शन बी को चूज किया और मेरा ये क्वेश्चन सही हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हाइलोथोर्स के बारे में पूछ रहा है। हाइलोथोर्स क्या होता है कि जैसे इवेपोरेशन करते हैं तो वो प्लांट के पार्ट में प्लांट का पार्ट्स कोई भाग हो गया, वहां से गटेशन जिसको बोलते हैं, गटेशन करना, हाइलोथोर्स संबंधित गटेशन से वहां पे पानी की बूंदें निकलती हैं। तो उसको रिलेट करके इसको, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इजी ही था। इजी इसलिए था क्योंकि फ्रेंड आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है, पूरा टॉपिक ही है आपके सिलेबस में। यहाँ रेस्पिरेशन पूरा टॉपिक ही है, ट्रांसपिरेशन पूरा टॉपिक ही है। आप बताओ, ये ऑप्शन का टॉपिक डायरेक्ट नहीं दिया है। आप अपने सिलेबस को अगर आप गो थ्रू करके जाओ, एक बार मैंने सिलेबस को जो डिफाइन किया है, कोडिफाई किया है, उसको डिकोड किया है, उसको आप देखिए, अच्छे से समझिए। और देखो गटेशन, ये तीनों कहीं ना कहीं दूसरे, मैंने हमेशा ई वाले ऑप्शन को पहले काटा है ताकि हमको बाकी उसके ऊपर दिमाग ही ना लगाना पड़े, और 3 ऑप्शन आराम से काट दिया। आदमी यहाँ पे कंफ्यूज कैसे हो सकता है लड़का, कि वो ट्रांसपिरेशन से कंफ्यूज हो सकता है। हाइलोथोर्स, अगर उसको दिमाग में पानी वानी कुछ आ रहा है तो वो ट्रांसपिरेशन से रिलेट हो सकता है। लेकिन ट्रांसपिरेशन एक ब्रॉड टर्म है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो गटेशन एक एग्जैक्ट वर्ड मिल सकता है अगर वो इलिमिनेट करके चले, तो इसको बोलते हैं फ्रेंड, जैसे कि 4 दे दिया है, एक ये विषम है, इसको गटेशन मान लो, बाकी 3 चीजें एक दूसरे से रिलेवेंट हैं, तो ये चीजें गटेशन वाला आपका ये अलग आप है, इसको आप अलग कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, विच, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एज द कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स मतलब कि जिसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। तो इसमें क्या करना है बेसिकली फ्रेंड, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, ये चीज जहाँ दिखती है ना वो 90% सही होती है। डैश दिख रहा है, ये डैश दिख रहा है, ऐसे तरीके के आंसर आपके ज़्यादातर सही होते हैं। हालांकि इसका एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन बना है इसका आंसर मुझे पता था, तो ये मैंने डाई अमोनियम फास्फेट ये मार दिया। और कभी भी देखिए, एक चीज़ और, इसमें देखिए आपका यूरिया नहीं होगा, म्यूरेट ऑफ पोटाश नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में इस तरीके से करके लिखा है, यहाँ इस तरीके से करके लिखा है। एग्जामिनर जान गया था कि ये ऑप्शन सही है, ये गलत है, तो एग्जामिनर को तैयार रहना है कि उसको स्टूडेंट से गलती करवाने का कोई चांस छोड़ना नहीं, वो गलती करवाने की कोशिश करेगा। ये दोनों ऑप्शन ही 50-50 पे आप लोग लेके चले गए थे, अगर आप ध्यान से देखते तो, क्योंकि स्टूडेंट या तो इसको टिक करेगा या तो इसको टिक करेगा। मोस्टली चांस है कि वो अगर नहीं जानकारी है या कुछ भी रैंडम तुक्का लगा रहा है तो वो एसएसपी मार देगा, या सिंगल सुपर फास्फेट भी लगा सकता है, तो उसका आंसर सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक हिडन ट्रैप है, ये डाई डैश है। आप बोलोगे कि ऐसे डाई अमोनियम फास्फेट ऐसे लिखा ही जाता, भाई लिखा तो जाता है, लेकिन सोचो ना, अगर ये आंसर नहीं रहता तो उसको क्या जरूरत थी इस तरीके से फ्रेम करने की, ठीक है, उसको फ्रेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसको यहाँ पे ऑप्शन लिखने की जरूरत। तो वहां पे ये लिखना बताना कि मतलब ये ऑप्शन सही है। ये चीज आईएएस वाले पेपर में क्या होता है कि वहां पे ये सब चीजें अब हट गई हैं, हम लोग करते हैं तो वहां पे नहीं समझ में आता है, बहुत सारी चीजें एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं। पहले ये सब चीजें हिडन ट्रैप होता था, स्टूडेंट पकड़ लेता था, लेकिन अभी भी हमारे एग्रीकल्चर में अप्लाई हो रहा है। मैंने इस क्वेश्चन को किया, ऐसे भी ये नॉलेज के बेस पे कर लिया, नहीं आता तब भी मैं ये लगाता मेरे अपने स्ट्रिक और हैक्स के माध्यम से। तो ऐसे करके आपको भी चलना है। ये 15 नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ब्लाइंडली इसको छूना ही नहीं है, इस टाइप के। अब बताइए आप, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार आप बताओ ये कौन पढ़ के जाएगा? ये कोई नहीं पढ़ के जा सकता। पढ़ सकते हो लेकिन मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब इस तरीके का ऑप्शन, आप बताओ कितना याद कर सकते हो इसमें? इस तरीके का ऑप्शन को छोड़ना है, इस तरीके के प्रश्न को आपको नहीं करना है, नहीं करना है। यहाँ पे ये चीजें, इसका ऑप्शन बेसिकली ये था 1 × 10⁸ CFU अपॉन ml। तो इसमें एक चीज बस आप सीख के जा सकते हो कि राइजोबियम बेस्ड जो ये है बायो फर्टिलाइजर, इस वर्ड को, इसको पकड़ के जाओ। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ने चले जाओ, इसको नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होगी, ब्लंडर होगा, इसको नहीं करना है, ऐसे नहीं पढ़ना है। हमको यहाँ पे मेन फोकस हमारा यहाँ होना चाहिए कि राइजोबियम बेस्ड बायो फर्टिलाइजर पढ़ के जाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा देखिए फ्रेंड, ये बात हो रही है कि पोषक तत्व के बारे में। पोषक तत्व कौन सा? जो जड़ के विकास को बढ़ावा देता है। ऐसे ही करके वहां पे आपको भी हाईलाइट करना है, जड़ के विकास, प्रारंभिक वृद्धि। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि सपोर्ट अर्ली ग्रोथ इन प्लांट। बस आप क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए कि बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, उस पर डरना नहीं है।
वो क्वेश्चन का छोटा-सा पार्ट आपको पकड़ना है, उसी के बेस पे आंसर देना है। यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया ट्रैप है यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। देखिए सपोर्ट अर्ली ग्रोथ, ये प्लांट में कहाँ होता है? ये पहले ऑप्शन इम्युलेट करिए। इस तरीके के ऑप्शन में ई वाला ऑप्शन तो कभी सही ही नहीं होगा, इसलिए कट गया ये। ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश वाले पोर्शन में और हिंदी वाले में दोनों में थोड़ा अंतर आ जाता है। देखिए इंग्लिश वाले क्यों लीड कर पाते हैं? यहाँ पे पोटेशियम लिखा है फ्रेंड, यहाँ पे क्या लिखा है? पोटेशियम, यहाँ पे फास्फोरस, दोनों पी से शुरू हो रहा है। और एक चीज़ मैं बताऊँ यहाँ पे, मैं थोड़ा हाइलाइट करके बता दूँ अच्छे से कि ये बहुत बड़ा हिडन ट्रैप होता है क्वेश्चन को समझ के निकालने की। ये देखो पोटेशियम फॉर विगर एंड वाटर लिखा है, ये इतना वर्ड पूरा सेम है। यहाँ पे फास्फोरस फॉर रूट ग्रोथ एंड प्लांट एंड सीडलिंग लिखा है। आप बताओ ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं नहीं? मतलब यहाँ पे पोटेशियम फॉर प्लांट लिखा है, यहाँ फॉर रूट लिखा है, यहाँ विगर लिखा है, यहाँ ग्रोथ लिखा है, यहाँ एंड लिखा है, यहाँ वाटर लिखा है। तो ठीक है, आप बोलोगे कि नीचे भी लिखा है, लेकिन आप ये देखो ना यहाँ पे पोटेशियम और फास्फोरस दोनों की बात हो रही है, यहाँ पी, तो इसलिए वो इन्हीं दोनों में से एक ऑप्शन है, इन्हीं दोनों में से आप एक ऑप्शन है, ये गारंटीड है। आप इसको हटाओ, इसको पढ़ने का कोई काम ही नहीं है। अर्ली ग्रोथ से रिलेशन ही नहीं है क्लोरोफिल और सिंथेसिस का। कैल्शियम फॉर सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, तो ये क्वेश्चन तो जाना ही नहीं है। यहाँ पे केमोफ्लोज टेक्निक यूज हो रही है, इसमें आपको देख करके, जैसे पोटेशियम फॉर प्लांट विगर, यहाँ पे फास्फोरस फॉर रूट ग्रोथ। तो यहाँ पे मैंने जो अर्ली ग्रोथ क्या होगी, अर्ली ग्रोथ में ये जरूरी है कि आपको रूट का ग्रोथ बहुत जरूरी होता है, ये रूट। तो मैंने बी ऑप्शन ऐसे लगाया और मेरा सही हो गया। तो विगर तो है ही नहीं, विगर तो एक दूसरा टर्म है, जैसे मतलब जिसमें विगरस हो जाती है अपने प्लांट, अपना जो है F2 जनरेशन जो है F1 से बेटर हो जाती है, तो इस तरीके के वहाँ पे उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉट क्लिक, ये मैंने बोला नॉट क्लिक, मतलब मेरे से क्लिक हुआ था, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन बाई टाइम मैं जब 50-50 पे पहुँच गया तो मुझसे गलत क्लिक हो गया, या फिर मैं इसको लगाया नहीं था, लेकिन मैं लगाता तो मैं गलत लगाता फ्रेंड, क्योंकि मैं अपने इस हिडन ट्रैप को पकड़ के गया था, वो गलत हो रहा था। मुझे एग्जैक्टली इसका आंसर आ रहा था, लेकिन ओवर थिंक कर गया कि यही होगा कि नहीं होगा। एग्जैक्टली भाई देखिए पूरा एग्जाम में तुरंत याद आ जाना बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे इसमें बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा है, क्रेप साइकिल के बारे में पूछा है। ये आपका क्राफ्ट से रिलेटेड जो ये क्राफ्ट फिजियोलॉजी है, उससे आपका क्वेश्चन पूछा है। तो वहाँ पे क्राफ्ट फिजियोलॉजी का टर्म में जो सिलेबस में मेंशन है, वहाँ पे उससे क्वेश्चन बना है। क्रेप साइकिल है, स्लैश साइकिल, ब्लैक कार्बन, और ये जो रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन और ग्लाइकोलाइसिस, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। उसका मैं बताया था ना, उसमें अपने सिलेबस में बताया था कि ये क्वेश्चन इस तरीके का आया हुआ था कि उसमें इमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है, इमीडिएट प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है। तो इसका आंसर आई थिंक ये है, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड है। तो यही ऑप्शन इसका सही था। इसमें मैंने स्टाइल को एंजाइम लगा दिया था, ये मेरा मतलब नहीं लगाया था, वहाँ पे मैं छोड़ के चलाया था, तो ये अगर लगाता तो गलत हो जाता। लेकिन आपको थोड़ा-सा नॉलेज पे पूरा रिलाई करना है, नॉलेज ना हो तब जाकर के किसी भी ट्रिक और ट्रैप में जाके फँसना है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा आपका। जैसे देखिए फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ था, इसमें बोल रहा है कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन आपको हिंट है कि आपके आने वाले 2759 जो पोस्ट है एजीटीए की, उसमें ये पूछ आएगा। अब इस तरीके का अब क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। इसमें बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या है भाई, चलो देखते हैं कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट क्या है, पैक हाउस, राइपेनिंग चैम्बर, प्री कूलिंग। तो इसमें कह रहा है कि पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। भाई सीधा सीधा हमारे पेपर में या सिलेबस में बोलो तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टॉपिक ही दिया है। मैं उसमें बताया हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देश में वो चीज़ें एकदम ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी मतलब चीज़ें तो बहुत सारी ज़रूरी हैं, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोई चीज़ को पोस्ट हार्वेस्ट करने के बाद उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो खराब ना हो। बहुत सारी चीज़ें हम उगा लिए, हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें लॉस हो जाती हैं। तो क्यों लॉस हो जाती हैं? क्योंकि हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सही नहीं है। तो उसको सही करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी इनिशिएटिव चलाती है, प्रोजेक्ट निकालती है, स्कीम निकालती है, वो सही हो जाए। तो देखिए पैक, मैं इसको इसको कैसे इमिनेट किया था,
इसमें अगर 2 चीज़ें दी है फ्रेंड, इसको आप एक बार सीख लो मेरे से, क्योंकि देखिए जब 3 ऑप्शन हो, इसमें मैक्सिमम चांस है कि 2/3 ये सही होता है। मतलब 1 गलत होता है, 2 सही होता है। अगर आपको नहीं आ रहा तब लगाना है। लेकिन आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, एग्रीकल्चर में क्या करता है, कभी कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा ओनली कर दिया, नेवर कर दिया, तब वो गलत होता है। यहाँ पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे कहीं ओनली, नेवर या ऑलवेज या ऐसा कुछ लगा नहीं है। तो मैं इसमें एलिमिनेट कर दिया कि इसमें कोई होगा ही नहीं, ई वाला ऑप्शन तो हट गया। ओनली वन सिर्फ होगा ही नहीं। मैं बोला कि अगर कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, तो कहीं न कहीं अगर ये कंपोनेंट यूज़ हो गया, ये कंपोनेंट यूज़ हो गया, ये कंपोनेंट यूज़ हो गया, कैसे यूज़ हो जाएगा? भाई देखिए कंपोनेंट है, जब जब क्वेश्चन बन रहा है या अगर मान लीजिए आंसर की लेट आती है या कुछ भी होता है, अगर कोई एक भी कंपोनेंट यूज़ हो गया ना, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एग्ज़ामिनर कभी भी रिस्क नहीं लेता है, ऐसे क्वेश्चन को रेंज में लेके चलता है, कि हाँ, ये कंपोनेंट तो यूज़ हो सकता है। आप एग्ज़ैक्टली तो प्री कूलिंग यूनिट हम जानते ही नहीं है कि होता क्या है। पैक हाउस समझ गए, ठीक है। राइपेनिंग चैम्बर, अभी राइपेनिंग चैम्बर क्या है, ये क्या बड़ा चीज़ है, हमको नहीं समझ में आता उतना, कि राइपेनिंग चैम्बर उसको चलने पढ़ने लग जाएँ कि राइपेनिंग चैम्बर होता है कि नहीं होता है, कंपोनेंट यूज़ होता है कि नहीं होता है, नहीं। ऐसी चीज़ों में कभी भी वो अगर ब्रॉड दे रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन सही होगा। तो मैंने वहाँ पे यही हैक्स ट्रिक लगाया और अपनी दिमाग नॉलेज लगाया, तो वो मेरा ऐसे सही हो गया। हम आप भी ऐसे करिए, मैंने ये जो फ़ॉलो किया था, आप भी इसको सीखिए, समझिए, आपका क्वेश्चन सही होगा। ऐसे करके धीरे-धीरे आप धीरे-धीरे क्वेश्चन देखने लगेंगे, तो आपको दिखने लगेगा। आप इसको करिए, समझिए और करते जाइए। इसमें एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं कि बोल रहा है कि ये कौन-सा एक ज़ूनोटिक पशुजन्य रोग है जो दूषित दुग्ध के सेवन से मनुष्य में फैलता है। तो इसका फ्रेंड कि जैसे ज़ूनोटिक पशुजन्य रोग है, दूषित दुग्ध के सेवन मनुष्य में फैल सकता है। तो इसका आंसर फ्रेंड पहले तो इसका मैंने मेरा मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था। एग्ज़ैक्टली मुझे ये डिज़ीज़ के बारे में मतलब इस तरीके से मनुष्य में फैलता है कंटामिनेटेड, तो मुझे नहीं पता था। हो सकता है बहुत लोगों को पता हो। तो इसका आंसर एंथ्रेक्स होगा। इसका आंसर एंथ्रेक्स होगा। ये नॉलेज के बेस पे है, इसमें कोई रोल ये नहीं लगा सकते। और थोड़ा-सा अगर हिंट मतलब मैं इसके अकॉर्डिंग जाता तो मैं शायद लगा सकता था। ये ऑप्शन सही है। इसको आप नॉलेज से करिए, नॉलेज ही सबसे आगे रखिए, वो सबसे बेस्ट है। उसके उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। बाकी सारी चीज़ें जो सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, तो उसको आप करके कर सकते हो। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये देखिए एक आर्या आया था, इसका अर्थ क्या था? मतलब एक तरीके से फुल फॉर्म क्या था? इनिशिएटिव बहुत सारे पूछ रहा है, स्टैंड फॉर जब बोलता है तो आपको उसका फुल फॉर्म ही बताना होता है बेसिकली। तो इसको मैंने एलिमिनेट करके कर दिया था, मैं तो पढ़ के गया नहीं था। कोई डायरेक्टली नहीं पढ़ के जाता है भाई कि डायरेक्ट मुझे पढ़ूँगा और वही आंसर क्वेश्चन में मिलेगा। आर्या मिला मुझे, आर्या आप क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें जब ये वाला ऑप्शन तो कट गया क्योंकि आर्या दिया है तो इसका देगा ही देगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चरल रूरल यूथ एक्शन, हमको यहाँ से पता चल गया कि यूथ की बात हो रही है, ठीक है? यहाँ भी यूथ की बात हो रही है, इन दोनों में यूथ की बात हो रही है, तो यंग का कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे यंग का कोई का यहाँ भी देखिए यूथ है, तो इसका मतलब यंग वाला ऑप्शन कट गया, यहाँ ई वाला ऑप्शन कट गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक चीज़ है एग्रीकल्चर रूरल यूथ एक्शन, यहाँ पे अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग, देखिए अट्रैक्टिंग हो और प्लस रिटेनिंग हो, इस तरीके का ऑप्शन आपको कहीं नहीं दिखेगा। मतलब कि एग्रीकल्चरल, जैसे ऑप्शन डी में देखिए एग्रीकल्चर रूरल फॉर यूथ असिस्टेंट, सिर्फ यूथ को असिस्ट करना ही काम नहीं है, उसको अट्रैक्ट करो और रिट्रेंड करो। ये यूथ में एग्रीकल्चर में यूज़ होगा, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो इसके आधार पे आप इसको आंसर को मैंने ऐसे किया तो वो सही हुआ मेरा। और इस तरीके का ऑप्शन तो ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद हम 21 क्वेश्चन से आगे देखेंगे। आप अपना कमेंट में एक्सपीरियंस या फिर जो भी आपको सही गलत लगे कि आप बता सकते हो। मैंने किस तरीके से बताया वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जो ठीक लगा। और ऑल द बेस्ट, और फिर करते रहिए और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। और मेरे चैनल पे अगर आए हैं तो यहाँ पे देखिए कि अगर सही लग रही है तो कुछ सजेशन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, हैव ए गुड डे।